राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक उल्टा पत्नी की कहानी। जब उसके पति ने अपनी दी हुई उम्र उससे वापस मांगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जूनागढ़ नाम के शहर में चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। चंद्रगुप्त के 4 बेटे थे और चारों ही बेटे बहादुर थे, लेकिन उन चारों में मदन सेन प्रतापी होने के साथ साथ काफ़ी सुंदर भी था। मदन सेन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। अपने समान किसी दूसरी स्त्री को वह सुंदर नहीं समझती थी। हर काम में चंद्रप्रभा होशियार थी। गाना भी उसे खूब अच्छा गाना आता था। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने मदन सेन को उसकी किसी गलती पर नाराज होकर देश निकाला दे दिया। राजा का ये हुक्म सुनकर मदन सेन चिंतित हो गया और अपने महल में आ गया। मदन सेन को उदास देखकर मदन सेन की पत्नी ने पूछा कि आप राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंता में क्यों हैं? मदन सेन बोला कि हे प्राण प्रिय, तुमसे क्या कहूँ, और तुमसे कहने से लाभ भी तो कुछ नहीं है। आज मेरे पिता ने मुझे 12 बरस के लिए देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं तुमसे विदा मांगने आया हूँ। यह सुनते ही चंद्रप्रभा गस खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर मदन सेन के होशो हवास जाते रहे। वह सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी से यह सब कुछ बता दिया। दासियों ने जब चंद्रप्रभा पर गुलाब जल छिड़का तो उसे होश आ गया। होश में आकर चंद्रप्रभा ने मदन सेन से कहा, हे स्वामी, आप मुझ दासी को छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। मदन सेन ने कहा कि तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि परदेश में अनेक प्रकार के संकट भोगने पड़ेंगे और तुम बिल्कुल नाजुक और मुलायम गलीचों पर चलने वाली, महलों में रहने वाली, इन दुखों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? मदन सेन ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की तो चंद्रप्रभा कहने लगी कि स्वामी, जितने भी दुख परदेश में उठाने पड़ेंगे वे सब मैं आपके साथ खुशी खुशी जो सहन कर लूँगी, और तुम्हारे साथ रहते हुए भी मैं अधिक सुख मुझे महसूस होगा। महल के सुख आपके बगैर जंगल के दुखों से भी अधिक भयानक होंगे। इससे तो अच्छा यही है कि स्वामी मैं आपके साथ चलूं। चंद्रप्रभा ने की आंखों में जो आंसू आ गए। मदन सेन ने सोचा कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यह शोभा नहीं देता कि मैं अपनी पत्नी को तड़पता हुआ छोड़कर चला जाऊं। बेहतर तो यही होगा कि मैं अपनी जो धर्म पत्नी को साथ ले चलूं। इस विचार के मन में आते ही मदन सेन ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा चंद्रप्रभा, तुम उदास मत हो और हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। पति की बात सुनकर चंद्रप्रभा बड़ी खुश हुई और अपने पति के साथ जाने की तैयारियों में जुट गई। अगली सुबह चंद्रप्रभा और मदन सेन शहर से निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। जब चलते चलते दोनों थक गए तो एक उचित सी जगह देखकर एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। वे दोनों बहुत अधिक थके हुए थे और ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें जो नींद आ गई तो वे उसी पेड़ के नीचे सो गए। मगर कुछ देर बाद ही एक सांप ने रानी को डस लिया था। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी थी और रानी के तड़पने से मदन सेन की आंख खुली तो रानी को तड़पते देखकर और सांप को जाते देखकर मदन सेन बेचैन हो गया था। कुछ देर बाद रानी बेहोश हो गई थी, क्योंकि विष उसके पूरे शरीर में फैल गया था और वह मर गई। अपनी मरी हुई रानी को देखकर मदन सेन ऊंचे स्वर में बहुत ही जो करुण विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु गुर्राने लगे। मदन सेन ने मन में सोचा,
जब जीवन संगनी ही मर गई तो मैं भी अब जी कर क्या करूँगा। इसी जंगल में मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मन में यह विचार आते ही वह रानी की लाश के पास से उठा और जंगल में लकड़ियां बीनकर इकट्ठी करने लगा। वह रो रो कर कहता जा रहा था कि रानी की चिता में मैं भी जल जाऊंगा। संयोगवश उसी समय जंगल में महादेव पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए वहां आ पहुँचे। माता पार्वती ने जब मदन सेन के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई मानव बहुत ही करुण विलाप कर रहा है, बहुत रो रहा है। उसके रोने से मेरा हृदय कांपता है। आप उस पर दया करके उसका दुख दूर कीजिए स्वामी। पार्वती की बातें सुनकर महादेव ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें इसलिए ही अपने साथ नहीं ला रहा था क्योंकि पृथ्वी पर हर प्रकार के दुखी मनुष्य हैं। हम किस किस का दुख दूर करेंगे। इस पर माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, कुछ भी हो, इसका दुख तो आपको दूर करना ही पड़ेगा। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ पार्वती को अपने साथ लेकर वहाँ आए जहाँ मदन सेन बहुत ही करुण विलाप कर रहा था। शिवजी ने मदन सेन से पूछा कि भाई तू क्यों रो रहा है, तुझको क्या दुख है। तो वह कहने लगे, आप मेरा दुख क्या जानो, क्योंकि महादेव और माता पार्वती बूढ़े बूढ़ी का रूप धारण करके आए थे और मदन सेन उन्हें पहचान नहीं पाया था। और कहने लगा, आपको मेरे दुख से क्या लेना है। मुझे अपना दुख कहने की भी मुझ में शक्ति नहीं है। जी चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मदन सेन काफ़ी दुखी स्वर में कह रहा था। मदन सेन की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, तू पहले हमें अपना हाल कह। तब मदन सेन ने उनसे कहा, महाराज, मैं जूनागढ़ के राजा चंद्रगुप्त का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझको देश निकाला दिया था, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को जो सर्प ने काट लिया और सर्प के काटने से मेरी पत्नी मर गई। उसका विरह मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। उसके वियोग में मैं भी अपने प्राण जो त्यागने वाला हूँ, इसलिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूँ। मदन सेन की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, राजकुमार, तू तो बड़ा मूर्ख है। यह तो संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। एक दिन यह शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा। तू ये भी जानता है कि इस संसार में कोई किसी के साथ ना तो आया है और ना ही कोई किसी के साथ जाएगा। तू बुद्धिमान होकर भी ऐसी बातें क्यों करता है। अगर तू जीवित रहा तो तुझे बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, इसलिए तू मेरा कहना मान और अपने इस विचार को त्याग दे। महादेव के इन शब्दों को सुनकर मदन सेन बोला, महाराज, आपने कुछ कहा, जो भी कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और न इसका वियोग मुझसे सहन होगा। इसलिए मैं आपके जो बात को नहीं मानूंगा, मैं इसके साथ ही मरूंगा। मदन सेन के विचार सुनकर महादेव ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब महादेव ने मदन सेन से कहा, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी के जीवित होने का बस एक ही उपाय है। इस रानी की आयु 20 वर्ष थी, सो इसने भोग ली और तुम्हारी आयु 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी उम्र में 40 वर्ष अभी और बाकी हैं। यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी रानी को दे दो तो तुम दोनों की आयु बराबर की हो जाएगी। यदि यह सब बात तुम्हें स्वीकार है तो रानी अभी जीवित हो जाएगी। महादेव की बात सुनकर मदन सेन ने कहा, मुझे स्वीकार है प्रभु, यह सारी बातें मुझे स्वीकार हैं। अब महादेव ने मदन के हाथ में
पानी देकर उससे 20 वर्ष आयु देने का संकल्प लिया। और रानी के हाथ पैरों पर पानी डालने से पहले मदन से कहा, इसमें एक रहस्य की बात और है। जब तुम्हें रानी की आवश्यकता ना हो तो ये संकल्प वापस भी ले सकते हो। जो ही संकल्प वापस लोगे रानी मर जाएगी। परंतु सावधान राजकुमार, रानी से यह बात कभी मत कहना। किसी समय यह बात तुम्हारे बहुत काम आएगी। ऐसा कहकर रानी पर जो महादेव ने जल छिड़ककर जो रानी को जीवित कर दिया और महादेव पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी उसी समय उठकर बैठ गई और बोली, प्रिय, आज तो मैं बहुत सोई स्वामी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो राजकुमार कहने लगा, तुम बहुत थकी हुई थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। और मदन ने सब बातें रानी से छिपा ली। अब वे दोनों फिर आगे चल दिए। काफ़ी दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहाँ एक फ़कीर की कुटिया थी। जब वे दोनों वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा एक सुंदर नौजवान फ़कीर तकिया लगाए बैठा हुक्का पी रहा था। वे दोनों थके हारे ही थे। फ़कीर के पास बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी कर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। यह सुनकर रानी ने कहा, मैं तो प्यासी नहीं हूँ, आप जाकर पानी पी आइए। रानी का जवाब सुनकर मदन सेन डोल और रस्सी लेकर कुएं पर पानी पीने चला गया। जब मदन सेन पानी पीने को गया तो चंद्रप्रभा और फ़कीर की निगाहें चार हो गई। चंद्रप्रभा उसी क्षण उस फ़कीर पर आशिक हो गई। चंद्रप्रभा फ़कीर से बोली, फ़कीर साहब, आप तो यहाँ बड़े सुख से रहते हैं, आप भी यहाँ रहो। फ़कीर ने कहा, और ऐश करो। फ़कीर की बात सुनकर कहने लगी, चंद्रप्रभा, आपके साथ रहने को तो दिल कर रहा है, मगर मेरा पति मेरे साथ है, इसलिए मैं आपके साथ किस प्रकार रह सकती हूँ। चंद्रप्रभा ने जो फ़कीर के सामने अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा था, तो वह फ़कीर बोला, उपाय तो है, किसी तरह अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हम ऐश करेंगे। फ़कीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। और इतने में मदन सेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी कि स्वामी, मुझे भी अब प्यास लगाई है, कुएं पे चलकर मुझे भी पानी पिला लाओ। तो राजा जो राजकुमार था वह कहने लगा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था ना, तब तुमने मना कर दिया था। खैर, तुमको अगर प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तो रानी जब मदन सेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, नहीं स्वामी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा मदन सेन तो रानी के प्रेम में पागल था। उसको मालूम नहीं था कि यह मेरे प्राण लेने चल रही है। सच है, स्त्री के चरित्र को तो देवता भी नहीं जान सकते, तो मनुष्य तो चीज़ ही क्या है। उनके जाल में तो अच्छे अच्छे होशियार इंसान फंस जाते हैं। तो इस तरह जब मदन सेन कुएं पर जाकर डोल भरने लगा तो रानी ने पीछे से जो राजकुमार को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद उस फ़कीर के पास आ गई। वह फ़कीर रानी को वहाँ से लेकर चलता बना और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। उस फ़कीर ने चंद्रप्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके सामने नाचने वाली कोई भी नृत्यांगना उस शहर में दूसरी नहीं थी। वह सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई थी। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण वह फ़कीर लाखों रुपए का मालिक हो गया। रानी उस फ़कीर के साथ बड़ी मौज मस्ती के साथ रहने लगी। रानी तो उधर फ़कीर के साथ ऐसो आराम करने लगी और इधर मदन सेन, जिस समय रानी ने मदन सेन को कुएं में धकेला था, देव योग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी वह मदन सेन के हाथ में आ गई। मदन सेन उसको पकड़कर कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ ये विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सज़ा है?
उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहर गया था। एक बंजारा डोल और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने आया। जब उसने डोल कुएं में डाला तो मदन सेन ने उसका डोल पकड़ लिया। तो वह बंजारा चौंक कर पूछने लगा कि कुएं में कौन है भाई? तो अंदर से राजकुमार मदन सेन बोला, भाई मैं आफत का मारा एक इंसान हूँ, ईश्वर के लिए मुझको बाहर निकाल कर मेरी जान बचाओ। मदन सेन ने बंजारे से प्रार्थना करने लगा। यह सुनकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने मदन को कुएं से बाहर निकाल दिया और पूछा कि भाई तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिर गए? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तो मदन सेन कहने लगा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुसीबत मुझ पर पड़ी है उसे कहने से मेरा दिल फट जाएगा। मदन सेन ने कहा, भाई मैं जूनागढ़ का राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दिया था। मैं अपनी प्रिय पत्नी को लेकर एक जंगल में आ पहुँचा और मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। जंगल में एक सर्प ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जब मैं विलाप कर रहा था तो महादेव पार्वती जी ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के आधे वर्ष मेरी पत्नी को देकर उसे जीवित कर दिया। हम उस जंगल में आगे चल पड़े। कुछ दिन बाद इस जंगल में पहुँचे। यहाँ एक फ़कीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने चला आया और जब वापस गया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, पानी पिला कर लाओ। यह कहकर वह मेरे साथ इस कुएं पर आ गई। जब मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटक रही थी वह मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। जब आप आए तो मैंने आपको आवाज़ दी, जिसे सुनकर आपने मुझे वहाँ से निकाल लिया। मदन सेन ने दुखी मन से सारी बात उस बंजारे को बता दी। अपनी व्यथा सुनाकर मदन सेन चुप हो गया। बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत सुनकर अफसोस करते हुए कहने लगा, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के खुद सती होए। यह कहकर बंजारे ने मदन सेन को सीने से लगा लिया और बोला कि राजकुमार तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान बड़ा दयालु है, सब भला करेगा। और यह कहकर उसने मदन सेन से फिर कहा, अगर चाहो तो राजकुमार तुम हमारे लश्कर में हमारे साथ रह सकते हो। मदन सेन ने उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया। संयोग से बंजारों का वह लश्कर कुछ दिनों बाद उसी शहर में आ गया जिसमें रानी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। उस शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन इस शहर में ही बिताऊंगा। बंजारा बोला, जैसी आपकी मर्जी राजकुमार, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मदन सेन बंजारे से विदा लेकर शहर में आ गया। वह किसी काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह व्यापारी के यहाँ रहने लगा और बड़ी लगन और प्यार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। उस व्यापारी ने मदन सेन को बड़ा मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। अब मदन सेन के दिन चैन से गुजरने लगे। एक दिन संयोग से उस नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के तमाम बड़े व्यापारियों, सेठ, साहूकारों को अपने यहाँ इस नृत्य का देखने के लिए आमंत्रित किया। जिस दिन चंद्रप्रभा का नृत्य था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँचे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। उसने अपने मन में सोचा, इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। यही सोचकर मदन सेन भी राजा के यहाँ पहुँचा। रानी साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई। उस समय वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा था।
रानी ने नृत्य शुरू किया और एक ठुमरी उसने उस महफिल में गाई। चंद्रप्रभा ने ऐसे ऐसे कई राग बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज़ में गाए, जिन्हें सुनकर महफिल के सब लोग वाह वाह करने लगे। राजा से लेके प्रजा तक सब ने उसे ढेरों इनाम दिए। मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी, जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, उतार कर रानी चंद्रप्रभा को भेंट दी। रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, बड़ा गजब हो गया, कमबख्त मेरा पति तो जिंदा है और यहाँ पहुँचा। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि यह मारा जाए। और फिर उसने अपने दिल में एक उपाय सोचा, इससे बेहतर और कोई उपाय हो नहीं सकता। वह एक तड़पती कड़कती सी रागनी गाऊं और राजा को रिझाऊं, और जब राजा खुश हो जाए तो राजा से उसे मरवाने की आज्ञा ले लूं। यह बात अपने मन में सोचकर रानी चंद्रप्रभा ने लचकती सी एक रागनी गानी शुरू कर दी। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला कि नर्तकी, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बोलो क्या मांगती हो, जो कहोगी तुम्हें मिलेगा। तो नर्तकी बनी रानी चंद्रप्रभा बोली, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। रानी ने राजा को वचन में जो बांध लिया। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी इस सभा में मेरा एक चोर है, उसको आप इसी समय मरवा दीजिए। तो महाराज कहने लगा, तुरंत चोर को मेरे सामने लाओ। तब रानी ने मदन सेन को पकड़ा और उसे राजा के सामने ले आई और बोली, इसे जल्लादों के हवाले कर दो। राजा ने जल्लादों को, सिपाहियों को आदेश दिया कि जल्लादों को बुलाओ और इसे जल्लादों को सौंप दो। यह सुनकर जल्लाद मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाने लगे। इस समय मदन सेन का मालिक व्यापारी घबराकर मदन सेन के पास आया और पूछा कि मदन सेन, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिस वजह से ये तुझे मरवाना चाहती है। मदन सेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया, बस तुम इस राजा से जो मेरी दो बातें सुन लेने के लिए राजी कर लो तो मेरी जान बच जाएगी। मदन सेन का मालिक यह सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और उन सब से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि मित्रों, या तो राजा न्याय करे, वरना हम सब इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष ही मारा जा रहा है। वह कहता है कि राजा ने मुझे मारने की आज्ञा दी है, सो मुझे भी उस राजा की आज्ञा से मरना स्वीकार है, लेकिन मेरी दो बातें सुन ली जाएं। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, मुनीम को मेरे सामने पेश करो। और सिपाही मुनीम को लेकर राजा के पास आ गए। व्यापारी मदन सेन को लेकर राजा की सेवा में जब उपस्थित हुए तो राजा बोला कि कहो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, वो मेरे सामने कहो। तो राजा कहने लगा, बोलो। तो राजकुमार मदन सेन बोला कि मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या की आज्ञा दी। मदन सेन ने पहला प्रश्न किया तो राजा ने कहा, तू इस नर्तकी का चोर है। यह सुनकर मदन सेन ने कहा, मैं इस वेश्या का चोर नहीं हूँ, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ। यह मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ यहाँ चली आई है। तो वह कहने लगी, चंद्रप्रभा बात बिगड़ते देखकर, महाराज, मैं इस झूठे को क्या जानूं, ये कौन है, यह तो बस मेरा चोर है। मदन सेन ने कहा, राजा साहब, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीज़ मैंने इसे रास्ते में दी थी वह मेरी अमानत मुझे लौटा दे। मदन सेन ने रानी की ओर घृणा भरी नज़रों से देखा तो रानी चंद्रप्रभा ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि मुझे स्वीकार है। तो मदन सेन बोला, अच्छा, अपने हाथ में पानी लो और मेरा तेरा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर कह रानी की जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में मुझे दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूँ।
मदन सेन ने रानी से अपनी चीज़ मांगने के लिए कहा तो रानी ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा कि जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूँ। यह कहकर रानी ने जैसे ही अपने हाथ का पानी छोड़ा वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घबराकर मदन सेन से कहा, यह क्या हुआ? इसका कारण सही सही मेरे सामने कहो। तब राजकुमार मदन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना शुरू किया और अपने देश से निकाल दिए जाने से लेकर अब तक का सारा हाल जो सबके सामने कह सुनाया। यह सारी बातें सुनकर राजा ने मदन सेन को अपने सीने से लगा लिया और उसने अपनी बेटी की शादी मदन सेन के साथ कर दी और उस फकीर को भी फांसी का हुक्म सुनाया। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, त्रिया चरित्र जाने न कोई, खसम मार के सती हुई। कुछ स्त्री भी उल्टा होती हैं तो कुछ पुरुष भी बेवफा होते हैं। इसलिए दोस्तों, ये सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।